जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ये आपका 10वां टेस्ट है दृष्टि आईएएस का 72 बीपीएससी का। तो चलिए देखा जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या देखा जाए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नदी क्षेत्र में नदी अपहरण की परिघटना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नदी अपहरण का मतलब क्या होता है कि अपना दिशा बदलना। तो देखिए कि कोसी नदी है जो कि दिशा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और ये इसका देखिए कि नेपाल में उद्गम होता है और ये बिहार में प्रवेश करती है। तो नेपाल में 7 धाराओं से बन के ये बनती है। और नेपाल में जब ये प्रवेश करती है तो बहुत सारा पानी लेके प्रवेश करती है। और देखिए कि हर साल बिहार के आसपास के क्षेत्र में ये बाढ़ लेके आती है। तो ये याद रखिएगा, इसे बिहार का शुक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछेगा कि बिहार का शुक नदी कौन सा है, तो ये आपका कोसी नदी हो जाएगा। और वहीं पे अगर पूछे कि असम का शुक नदी या असम का खूनी नदी कौन सा है, तो ये आपको बताना है लोहित नदी हो जाएगा, लोहित। थोड़ा सा देखिए कि हिमालय नदी के बारे में बात हो रहा है तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लिया जाए। भारत में 2 तरह का नदी है, एक हिमालय नदी तंत्र है और एक आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो देखिए कि प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र होता है इसमें आपको बारहमासी नदी नहीं मिलता है। बारहमासी मतलब कि इसके पानी का जो स्रोत होता है ये वर्षा पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और इधर का नदी देखिए हिमालय नदी तंत्र का, कि इसको बर्फ पिघलने के बाद और वर्षा दोनों से मिलता है, इसीलिए ये सालों भर यानी 12 मास ये नदी प्रवाहित होता है और नदी में अच्छा पानी होता है। उसके बाद देखिए कि ये बाढ़ बनाता है, यानी कि नदी में ज़्यादा पानी होता है तो बाढ़ हर साल लेके आता है। इधर का नदी बाढ़ लेके नहीं आता है लोग, ये डेल्टा बनाता है, ये एस्चुरीज बनाता है लोग। और ये याद रखिए कि ये बड़ा नदी होता है लोग और ये इसके तुलना में छोटा नदी होता है लोग। ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होता है लोग, ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है लोग। तो ये सब आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर। हाल ही में सामरिक अवसंरचना विकास के कारण चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा निम्नलिखित में से त्रि जंक्शन पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि ये आपका लिपुलेख दर्रा है। ये भारत, नेपाल और चीन के त्रि जंक्शन पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि लिपुलेख दर्रा को लेके हमेशा तनाव बना रहता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर। इसमें पूछा जा रहा है दंडकारण्य पठार जो प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण भौतिक क्षेत्र है निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है। तो ये बताना है कि किन राज्यों में फैला हुआ है। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पठार का मतलब क्या होता है कि ऊंचाई पे जाके, जैसे कि देखिए पर्वत श्रृंखला जो होता है इस प्रकार में होता है, लेकिन पठार होता है कि 300 मीटर पे जाके ऊंचाई पे अगर यहाँ पे समतल स्थल बना हो तो उसे पठार बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और आगे देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। भारत की लेटराइट मृदा प्राय खाद्य फसलों के लिए कम उपजाऊ होती है लेकिन निम्नलिखित के लिए रोपण के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो ये किसके लिए, तो देखिए कि इसमें काजू और रबर के खेती किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और लेटराइट मृदा देखिएगा कि ये उच्च तापमान और भारी वर्षा के परिस्थितियों में ये ऐसा मिट्टी बन जाता है और ये सूखा हुआ मिट्टी टाइप का रहता है, इसमें निक्षालन बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें देखिएगा कि लौह एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रधानता रहता है, जबकि जैविक पदार्थ इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये देखिए कि जैविक पदार्थ कमी होता है, मतलब साफ नहीं पाया जाता है, ये नहीं, इसकी कम मात्रा होता है। और देखिए कि उच्च अम्लता और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के कारण ये मृदा में ये फसलों के लिए अनुपयुक्त होता है। हालांकि सिंचाई करके यहाँ पे फसल उगाया जा सकता है। और देखिए कि ये लेटराइट मृदा जो है काजू हो गया और रबर हो गया और साथ में चाय और कॉफ़ी ये सब के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मृदा है। तो ये आप याद रखिएगा, ज़्यादातर ये तमिलनाडु और कर्नाटक के आसपास में ये मृदा मिलता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। मेडेन जूलियर ऑसिलेशन एक वैश्विक परिघटना है जो भारतीय मानसून को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझा जाए। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, मेडेन जूनियर ऑसिलेशन ये क्या है।
तो देखिए कि आसमान में बादल और वर्षा से संबंधित एक विक्षोभ होता है, यानी बहुत बड़ा इसका एरिया होता है और ये गुजरता है। देखिए कि जब भारतीय महासागर से जब गुजरता है और इसमें सक्रिय अवस्था अगर रहेगा तो मानसून में वर्षा अच्छा खासा होता है। और जैसे ये देखिए कि इसमें निष्क्रियता अगर देखने को मिलता है तो भारत में देखिए कि वर्षा बहुत कम होता है। तो ये निष्क्रिय अवस्था में अगर रहेगा तो वर्षा भारत में कम होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व की ओर बढ़कर वर्षा के सक्रिय और विराम कालों को नियंत्रित करके। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है ब्रेनर पास जो अल्प्स में रणनीतिक रूप से स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ऑस्ट्रिया और इटली को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि एक ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ये एक ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में गिना जाता है, तो वो अलग है और ये अलग है। तो इन दोनों के बीच में जो पास है, पास मतलब या दर्रा मतलब क्या होता है कि जिससे कि पर्वत श्रृंखला ऐसे बना रहता है, तो बीच में का जो स्थल आता है ये एक रास्ता टाइप का बना होता है, उसी को बोला जाता है और दो स्थानों को जोड़ने में काम में आता है। और देखिए कि ये 1370 मीटर पर स्थित होने के कारण ये खुला रहता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कुरोशिया धारा जिसकी तुलना प्राय गल्फ स्ट्रीम से की जाती है, एक गर्म महासागरीय धारा है, निम्नलिखित के तट के साथ बहती है। तो ये किसके तट के साथ बहता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जापान के तट के साथ बहता है। कुरोशिवी धारा को देखिए कि ब्लैक करंट के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रशांत महासागर की एक प्रबल गर्म जल धारा है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि अल्पलेशिया पर्वत के संबंध में, एक बार आप भी पढ़ लीजिए, अपलेशियन पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है। तो देखिएगा कि इसमें दिया गया है ये पूर्व और उत्तरी अमेरिका में स्थित प्राचीन वलय पर्वत है। तो ये आपका एकदम सही है। और वलय पर्वत का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का जो क्लस्टर होता है उसके इधर उधर होने से जो उसमें से मटेरियल निकलता है, उससे जो निर्माण होता है उसी को वलय पर्वत बोला जाता है। ये भ्रंश घाटी के इधर उधर टूटने से होता है। तो ये तो आपका सही है। ये कोयला और खनिज के से समृद्ध है, एकदम सही है। यहाँ पे कोयला और खनिज से संबंधित है। देखिए कि अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम चला था उसमें भी इसका महत्वपूर्ण हाथ था। उनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है, ये भी आपका सही है। तो तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है पूछताछ। पूछताछ एक समशीतोष्ण घास स्थल परितंत्र है जो निम्नलिखित में से किस देश के लिए विशिष्ट है? तो इसे पूछताछ और पूछताछ के दोनों के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें आपका देखिएगा कि ऑप्शन नंबर आपका ए कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, हंगरी। तो हंगरी देखिएगा पूछताछ के लिए फेमस है। और ऑस्ट्रेलिया देखिए कि डाउन के लिए फेमस है, डाउन जो घास मिलता है। और पियरी देखिए कि पियरी आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अमेरिका और कनाडा में मिलता है। स्टेपीज देखिएगा, स्टेपीज ये आपका मिलेगा रसिया में, तो ये आप याद रखेगा। यूरेशिया में मिलेगा जो कि रसिया में ही पड़ता है। चलिए आगे देखा जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है झूम कृषि की मिल्पा प्रणाली पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि ये मध्य अमेरिका और मैक्सिको में ये प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। झूम कृषि का मतलब क्या होता है? इसे वर्ण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर ये आदिवासी इलाकों में या पर्वतीय इलाकों में होता है। इसमें एक जगह क्या होता है कि एक जगह का भूमि जो रहेगा उसे पेड़ पौधा काट के हटा दिया जाता है, तब ये समतल भूमि हो जाता है। और यहाँ पे समतल नहीं मतलब पेड़ पौधा हट जाएगा तो यहाँ पे जो भूमि हो जाएगा यहाँ पे अन्न उगाया जाता है। और एक समय आता है कि यहाँ का भी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाता है, फिर दूसरा का जब जाके
इसे उगाया जाता है। भारत में देखिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। किस बायोम में स्क्लेरोफाइल्स वनस्पति पाई जाती है जिसका विशेषता है छोटे, कठोर और सदाबहार पत्ते होते हैं? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ये भूमध्य सागरीय बायोम में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा कि ऐसे पौधे इसमें शामिल होते हैं जिनकी पत्तियां कठोर और चमड़े जैसी होती है, जो जल की कमी को कम करने के लिए अनुकूल होती है। तो ये याद रखिएगा, ये बायोम गर्म एवं शुष्क जगहों पे पाई जाती है। तो जो भूमध्य सागरीय स्थल है, ये तो जानते हैं कि सालों भर यहाँ पे गर्म और शुष्क और हमेशा वर्षा होते रहता है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी रामेश्वर श्रेणी किस पर्वतमाला का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका शिवालिक का ये हो जाएगा, बाय हिमालय का। तो देखिए कि जैसे कि हम लोग हिमालय देखते हैं लोग, तो ऐसे ऐसे इसका है। तो सबसे जो ऊपर का हिमालय है उसे पारा हिमालय बोला जाता है या पार हिमालय बोला जाता है। उसके बाद आता है महान हिमालय, जिसे महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा कि आपका इसे बृहद हिमालय बोला जाता है। इसके बाद महाभारत श्रेणी आता है। उसके बाद सबसे लास्ट में शिवालिक आता है। तो ये देखिए कि आप उत्तर से आइएगा तो सबसे लास्ट में मिलेगा, और इधर दक्षिण से जाइएगा तो सबसे पहले मिलेगा। ये भ्रंश हो चुका है, यानी कि टूटा फूटा अब हो गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर्नाटक की बाबा बुदन पहाड़ियाँ ऐतिहासिक एवं आर्थिक दृष्टि से भारत में किस फसल के उत्पादन के रूप में महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि ये बाबा बुदन पहाड़ियाँ 17वीं शताब्दी में एक सूफी संत के नाम पर रखा गया है, और यह यमन से कॉफ़ी के 7 बीज यहाँ पे लाए गए थे, जहाँ से कॉफ़ी विस्तार हुआ। तो देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपका कहाँ पे होता है? तो यहीं पे कर्नाटक में होता है। और पूरे विश्व में देखिए कि ब्राज़ील अग्रणी देश है, तो ये याद रखेगा। और साथ में याद रखेगा कि कॉफ़ी का जो अरेबिका बीज है वो सबसे महंगा बिकता है, तो ये भी आप याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एंडीज पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें एक बार देख लिया जाए कि क्या पूछ रहा है। चलिए देखिए, पहला में दिया गया है कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत माला है। ये आपका एकदम सही है। एंडीज पर्वत विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई में तो आपका हिमालय है, लेकिन लंबाई में ये हो जाएगा। इसका निर्माण नजका प्लेट के दक्षिण अमेरिका की तरफ निक्षेपण से हुआ है, ये भी आपका सही है। और तीसरा में देखिएगा सी में, माउंट एकोगुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए कि ये भी आपका सही हो जाएगा। और देखिए कि ये 7 देशों में फैला हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो ये आप याद रखेगा। और माउंट एकोगुआ ये कहाँ पे है? तो ये आपका किस देश में है, ये अगर पूछ दिया तो आप क्या बताइएगा? इसका ज़्यादातर क्षेत्र अर्जेंटीना में फैला हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तट एक मिनट पहले मिटा दिया जाए। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों को प्रभावित करने वाले चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो ये याद रखिएगा कि जब भी चक्रवात आता है पश्चिम बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल के आसपास में जितने देश हैं, तो बारी बारी से उन लोगों के द्वारा नाम रखा जाता है। तो इस बार देखिएगा कि इस चक्रवात का नाम ओमान के द्वारा रेमन रखा गया है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है 15 के बाद। हाल ही में विस्फोट के कारण व्यापक निकासी का कारण बना माउंट कर्नलाओ ज्वालामुखी किस देश में स्थिर है? तो ये आपका फिलीपींस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति जैसे सुंदरवन में पाई जाने वाली वनस्पति विशेष रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल होती है।
तो ये देखिए कि लवणीय जल भराव वाले अंतर्जवीय क्षेत्रों में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंग्रोव वन देखिएगा कि ये आपका दलदलीय भूमि में जहाँ समुद्र का पानी आता है वहाँ पे ये ऐसा मिलता है। और थोड़ा सा इसके पेड़ में देखिएगा तो जैसे पेड़ होता है तो पेड़ का जड़ तो जमीन के अंदर होता है, लेकिन ये क्या करता है लोग कि जमीन के ऊपर से ही ये जड़ ये निकालता है लोग, ताकि जब पानी का भराव हो तो ये आसानी से श्वसन ले सके। इसमें एक और खासियत है कि जो पेड़ का बीज रहता है ये ऊपर ही अंकुरित हो जाता है, ताकि नीचे गिरेगा तो ये पानी के अंदर सड़ गल जाएगा तो ऊपर अंकुरित हो जाता है। तो इतना याद रखेगा। और सबसे ज़्यादा मेघरावन आपका कहाँ मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। और सुंदरवन जो ये जगह है तो यही बंगाल में ही है। और देखिए जगह सुंदरवन इसका नाम क्यों पड़ा, तो मेघरावन जो पश्चिम बंगाल में है उसमें एक पेड़ है जो बहुत मात्रा में यहाँ पे मिलता है जिसका नाम है सुंदरी, तो उसी के नाम पे ये इसका नाम पड़ा है। तो इतना आप जरूर याद रखिएगा। और सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वेनेजुला संकट के परिप्रेक्ष्य में एसेकिबो एक विवादित और भूभाग है जिस पर वेनेजुला निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के विरुद्ध दावा करता है, तो ये दावा करता है आपका गुयाना के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, इसमें पूछा जा रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये तो आप भी जानते होंगे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको मैप पे हम आपको समझाते हैं। मैप बनाना तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी काम चलाऊ बना लिया जाए। तो देखिए यहाँ से ये गुजरात से एंट्री लेता है, तो सबसे पहले याद रखिए गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए कि ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद आपका झारखंड हो जाएगा और पश्चिम बंगाल। तो कितना हो गया, छत्तीसगढ़ यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। तो ये 3-3-6 हो गया। उसके बाद टीएम याद रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य याद रखिएगा। और देखिए कि कर्क रेखा मकर रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटता है लोग, तो ये काटता है लोग छत्तीसगढ़ में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्बु मूसा द्वीप भारत की खाड़ी में स्थित एक विवादित क्षेत्र है जो निम्नलिखित के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कि ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में ये स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये न्यूज में बना हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अबू मूसा द्वीप, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग देखे जाने वाले वृष्टि छाया प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी वायुमंडलीय स्थिति उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि अवतलित वायु राशियों का रुद्रुम तापन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जब अरब सागर से आने वाली आर्द्रता युक्त पवनें पश्चिमी घाट से टकराती है तो उन्हें ऊपर उठने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिससे पवनमुखी पक्ष पर पर्वतीय वर्षा होता है और शिखर को पार करने के पश्चात ये वायु पवन विमुख धार की ओर बहता है और उधर देखिए कि वर्षा कराता है। लेकिन थोड़ा सा आप देखिएगा कि जैसे कि ये आपका भारत का मैप मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए कि केरल में 5 जून को ये टकराता है और इसके बाद ये 3 धाराओं में बढ़ जाता है। एक इधर की तरफ जाता है तो यहाँ पे अरावली पर्वत है जिसके कारण ये इधर की तरफ नहीं जा पाता है, और यहाँ पे देखिए कि इसी के कारण रेगिस्तान एक है जो कि थार रेगिस्तान है। दूसरा का ये मध्य प्रदेश होते हुए बिहार की तरफ ये निकलता है, महाराष्ट्र होते हुए, तो ये देखिए कि यहाँ पे भी कुछ छाया क्षेत्र पड़ जाता है। तीसरा का ये आंध्र प्रदेश होते हुए आपका बंगाल के खाड़ी में जाता है और ये तो अकरान पर्वत से टकराता है, ये जाके बंगाल के खाड़ी में चला जाता है। यहाँ पे देखिए कि एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु भी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, तो इतना जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, आटाकामा मरुस्थल जिसे पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क और गैर ध्रुवीय क्षेत्र माना जाता है, अपनी अत्यधिक शुष्कता के कारण मुख्यतः किस कारण के प्रभाव पे निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा शीतल हम्बोल्ट धारा और एंडीज पर्वत का वृक्षी छाया क्षेत्र का प्रभाव। यानी एंडीज पर्वत जो माला है तो उधर उसका वायु जाने ही नहीं देता है, तो ये घेर के रख लेता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइस एल्बिंडो फीडबैक मैकेनिज्म के संदर्भ में आर्कटिक
समुद्री हिम में कमी को भूमंडलीय तापन का स्व प्रबलयकारी चालक क्यों माना जाता है, या क्यों माना गया है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए कि ये उच्च अल्बिंडो वाली सतह को निम्न अल्बिंडो वाली सतह से प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे गुप्त ऊष्मा का अवशोषण बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि अल्बिंडो का मतलब क्या होता है। तो अल्बिंडो का मतलब होता है, जिसे मान लीजिए कि ये धरातल है और यहाँ सन लाइट आ रहा है, तो जब ये टकरा के जब विकृति होती है प्रकाश या ऊर्जा, तो उसी को अल्बिंडो बोला जाता है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की जल भू आकृतीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाभर तराई के मध्य संबंध का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो इसका देखिएगा कि आपका आंसर अगर देखा जाए तो देखिए कि भाबर शैल खंडों एवं कंकरों की एक अत्यधिक रंध्र युक्त पट्टी होता है जहां धाराएं भूमिगत हो जाती है, जबकि तराई वह क्षेत्र है जहां पुनः सतह पर प्रकट होकर आंध्र भूमिया का निर्माण करती है। थोड़ा सा इसके डिटेल में अगर समझा जाए तो जैसे कि मान लीजिए कि ये नेपाल इधर है और नेपाल से जो भी नदी आता है इधर, तो बिहार यूपी के आसपास में जब प्रवेश करता है तो वहां पे कंकड़, छोटा छोटा कंकड़ बहुत सारा यहाँ पे बिछा हुआ है। तो जब यहाँ पे आएगा तो ये नदी क्या होता है कि इसके नीचे से प्रवाहित होता है। ऊपर देखिए कि भूमि ऐसे कंकड़ पड़ा हुआ है, उसके नीचे से प्रवाहित हो रहा है और 13 किलोमीटर चलने के बाद ये फिर से ऊपर आ जाता है। तो जब ऊपर आ जाता है तो इसे तराई बोला जाता है और जब नीचे प्रवाहित होता है तो उसे भाबर बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, वह कौन सा पठार है जिसे प्राय मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है तथा जो लौह अयस्क, कोयला और अभ्रक के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि इसे मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और छोटा नागपुर का पठार कहाँ मिलता है, तो ये झारखंड में मिलेगा और थोड़ा बहुत इसका हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये आप याद रखिएगा। और दामोदर नदी इसके ऊपर से प्रवाहित होता है, तो उसके आसपास का क्षेत्र ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेल इब तथा हसदेव नदियां भारत की किस प्रमुख पूर्ववाहिनी प्रायद्वीपीय नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये महानदी का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि भारत के पूर्वी भाग की एक प्रमुख नदी है महानदी, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहवा से होता है। तो ये याद रखिएगा कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सिहवा से होता है। तो ये याद रखिएगा। और सिहवा से होते हुए ये उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए बंगाल के खाड़ी में जाके मिलती है और ये डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो ये आपको याद रखना है। इस पे एक बांध भी बनाया गया है महानदी पे, तो महानदी पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर विस्फोटक पदार्थों के उत्सर्जन से निर्मित कीपानुमा अवसाद को क्या कहा जाता है। तो इसे बोला जाता है आपका क्रेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और एक चीज और यहाँ पे समझिए कि जैसे कि समय बीतने के साथ साथ जहाँ पे क्रेटर होता है वहाँ पे गड्ढा होते जाता है और पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसे क्रेटर झील बोला जाता है, जो कि आपका मुंबई में ऐसे झील देखने को मिलता है। चलिए देखिए कि किस प्रकार की सेल लिथिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है तथा जिसमें प्राय स्पष्ट स्तर क्रम एवं संरक्षित जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ऐसे देखिएगा कि जैसे अवसादी सेल, इसका हिंदी क्या होगा, अवसादी सेल ही होगा, का निर्माण खनिज और जैविक कणों के संचयन से होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में समझा जाए, उसके बाद इसका आंसर देखा जाएगा। देखिए कि जैसे कि हिमालय जो नदी होता है ये प्रवाहित होते हुए आता है, तो जब प्रवाहित होगा नदी, तो नदी का जो पानी रहेगा, तो पानी के साथ साथ जब पानी टकराता है पर्वतों से तो उसमें टूटता है और वो चूड़ा बनता है। उसके साथ साथ देखिए कि गाद लेके आएगा, जो पेड़ पौधा इसमें गिरेगा, सड़ेगा, गलेगा, वो भी लेके आता है। और यहाँ पे आके उत्तर भारत में बिहार का मैदान हो गया या उत्तर प्रदेश का मैदान हो गया, यहाँ पे हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ के ऊपर 1-2 इंच का ये लेयर, उस जो निक्षेपण है वो यहाँ पे
ऊपर बढ़ जाता है और यही देखिएगा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। इसे अवसादी सेल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा है, समुद्री तट से महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे एक विस्तृत महाद्वीप के मंद ढाल वाले जलमग्न विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाद्वीपीय शेल्फ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक रेटिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी जैविक या रासायनिक क्रिया सम्मिलित होती है? तो इसका राइट आंसर देखिए है कि आपका रेशों को लकड़ी युक्त भाग से अलग करने हेतु पिक्टन का सूक्ष्मजीव अपघटन होता है। तो ये आपका एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम जूट के बारे में समझें तो देखिए कि जब जूट जब बड़ा हो जाता है उसका पेड़, तो उसको काट के और पानी में या नाला में या नदी में जो भी सुविधा हो उसमें डाल दिया जाता है। ये 3-4 दिन तक सड़ता है और सड़ेगा तो उसमें देखिए कि जो कीड़ा रहेगा सूक्ष्म, तो उसका नाम है पेक्टिन, और इसी के द्वारा वो तो उसमें का संठी अलग हो जाएगा और रेशा अलग हो जाएगा और उसी रेशा से बनाया जाता है आपका रस्सी बनाया जाता है या बोरा बनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। जूट उत्पादन में देखिए कि आपका भारत में सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पौने उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं अधिक अस्थायी क्यों होती है? तो इसका कारण हो जाएगा क्योंकि दक्षिण में खुले महासागरों का विशाल विस्तार होने से संघर्ष प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है। तो इसे मैं पे आपको समझाना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझाया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में डैश सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ये 10वां सदस्य के रूप में ये शामिल हुआ है। तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से जनवरी 2025 में ब्रिक्स में शामिल हुआ और इसे ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स शब्द ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स हो गया। और देखिएगा कि इसमें 2024 में और भी शामिल किया गया है। तो ये आपका अभी 10 सदस्य है लोग, तो ये याद रखिएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसे रखा गया है परफॉर्मर श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बार बार मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि हर साल 23 जनवरी के आसपास में या 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के याद में ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा और डेट भी याद रखिएगा 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, भारत में ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजेशन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी यानी ट्रस्ट पहल किस देश के साथ हस्तांतरित की गई है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और यूएसए के बीच में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए कि रक्षा प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालकता, क्वांटम संगठन, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ये सब क्षेत्र इसमें आ जाएगा। बायोम मिशन या बायोमास मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए कि बायोमास मिशन ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि बायोमास मिशन एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिससे पृथ्वी के मौसम के बारे में पता चल पाएगा सही ढंग से। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के 6ठे संस्करण के अनुसार वर्ष 2024 में भारत पवन और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाला विश्व का देश बन गया है। तो ये आपका देखिएगा कि कौन सा देश बन गया है? तो तीसरा देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में जेल ब्रेकिंग से तात्पर्य है। तो जेल ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कि किसी डिवाइस या सिस्टम पर लगाए गए प्रतिबंधों या सुरक्षा उपायों को हटाकर रूट एक्सेस प्राप्त करना और सुरक्षा विशेषताओं को बाईपास करना। तो देखिए कि जितना साइबर क्राइम होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और साइबर सुरक्षा के मामले में भारत काफ़ी पीछे है।
फिट बॉय पैनल क्या है? फिट बॉय पैनल क्या है ये पूछा जा रहा है। एक मोबाइल फास्ट बैंकिंग ट्रोजन जो दुर्भावनापूर्ण एपीके के माध्यम से यूजर को लक्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि ये 900 एप्लीकेशन में पाया जाता है जो मुख्य रूप से भारतीय यूजर को निशाना बनाता है और उसका जो प्राइवेसी रहता है डाटा उसको खंडित करता है, यानी कि वो बाहरी संस्था के पास पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। पीएम ए भीम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भविष्य की महामारियों और रोगों प्रकोपों का सामना करने हेतु लोक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिएगा कि ये शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत ये सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूरल नेटवर्क का क्या कार्य है? तो न्यूरल नेटवर्क का अगर कार्य देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क के कार्य तंत्र की नकल करते हुए डेटा को संसाधित करना सिखाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वच्छ जल पारिस्थितिकी में थेटिक मतलब स्थिर जल पारितंत्र का वर्णन करता है? तो इसमें देखिए कि जैसे आप बहुत सारा आसपास में देखे होंगे तालाब, गड्ढा, झील ये सब जो रहता है, तो जिसे चारों तरफ से वो घिरा रहता है, बीच में पानी रहता है, तो छोटा रहेगा तो इसे तालाब बोला जाएगा और यही बड़ा रहेगा तो इसे झील बोला जाएगा। आम भाषा में बिहार में पोखरा के नाम से ये सब जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड प्राकृतिक पारितंत्र में कभी व्युत्पन्न नहीं हो सकता है? तो ये आपका राइट आंसर देखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी व्युत्क्रम नहीं हो सकता है, यानी कि उल्टा नहीं हो सकता है। जब भी ऊर्जा का पिरामिड चलता है तो ये सीधा ही चलेगा। तो ये आप याद रखिएगा। सदैव रखिए मतलब रेखीय अवस्था में चलता है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग एक मानक मापदंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय पारितंत्र में प्रदूषण परीक्षण के लिए ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा नगोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसका अनुपूरक समझौता है? तो ये आपका समझौता हो जाएगा जैव विविधता से ये समझौता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर भूस्थलीय ओजोन को द्वितीय प्रदूषक माना जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा जलवाष्प कार्बन यौगिक के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और प्रथम प्रदूषक मतलब रखा जाता है कि कोई भी अभिक्रिया के द्वारा डायरेक्ट अगर निर्माण हो जाए तो उसे प्रथम प्रदूषक में रखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए कि ओजोन के बारे में देखा जाए तो ये मानव के लिए सहायता भी करता है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के 40 से 50 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस पाया जाता है। और ये क्या करता है कि जो सूर्य के प्रकाश के साथ परावैज्ञानिक किरण आता है या रेडिएशन आता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा या वापस भेज देता है। इस प्रकार देखिए कि पृथ्वी के जैव विविधता का ये संरक्षण करता है। ओजोन दिवस देखिएगा कि आपका 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है ताकि जानकारी हो आम व्यक्तियों में। और ओजोन गैस का जो क्षरण होता है वो CFC गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। और ये गैस का उपयोग देखिएगा कि जो ठंडक करने वाला मशीन है जैसे AC हो गया उसमें ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसका अगर सूत्र देखिए तो O3 हो जाएगा। और देखिए कि ये सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता है। ओजोन लेयर का मोटाई मापने के लिए डॉप्सन में मापा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीज बैंकों में बीजों का संरक्षण किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है? तो ये आपका देखिएगा कि बीज बैंकों में बीजों का संरक्षण आपका बहिस्थलीय संरक्षण है, यानी कि जो बीज है उसको बाहर लाके और उसका संरक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और स्वस्थान संरक्षण मतलब क्या होता है कि वहीं पे उसका संरक्षण किया जाए। अगला क्वेश्चन है उच्च पोषण स्तरों पर जीवों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जैसे कि देखिए तालाब उलाब में बहुत ज़्यादा अगर कचरा फेंका जाए उसमें अगर जो
पदार्थ है तो सड़ेगा गलेगा और जहरीला पदार्थ उसमें रहेगा तो वो मछली खाएगा लोग, और मछली को मान लीजिए कि आदमी खा रहा है तो आदमी में भी वो आ जाता है विषाक्तता, तो इसी को बोला जाता है। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैव अवर्धन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः निम्नलिखित को अवशोषित करके भूतापीय यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो ये देखिएगा कि आपका निर्गत दीर्घतरण और रक्त विकिरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्रों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसमें कम से कम निम्नलिखित का ह्रास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसकी प्राथमिक वनस्पति 70% होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण की समस्या के समाधान हेतु विशेष रूप से समर्पित अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है। तो ये समझौता है आपका UNCCD। ये आपका फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसरण। तो ये आपका देखिए कि शुष्क भूमि, अर्ध शुष्क भूमि, उप आंध्र शुष्क भूमि, ये सब पर ये डाटा बनाता है और उसका संरक्षण करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा 51 का। चलिए 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जल निकायों में शैवाल अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो देखिए कि इसे बोला जाता है आपका सुपोषण बोला जाता है। देखिए कि जल में अगर अधिक पोषण रहता है तो उसमें नाइट्रेट और फास्फोरस की अधिकता हो जाता है, और शैवाल जो होता है बहुत स्पीड में बढ़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसे देखिए कि आपका शैवाल प्रपुष्ट कहा जाता है। और वही शैवाल जब खत्म हो जाएगा, मृत हो जाएगा, तो जब नीचे की तरफ जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के उत्कृष्ट जैव संकेतक माने जाते हैं। तो देखिए कि जहाँ पे वायु प्रदूषण विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषित हो तो वहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाता है। लाइकेन देखिए कि जहाँ पे नमी रहता है, हरा हरा थोड़ा पतला घास टाइप पे उग जाता है, उसी को लाइकेन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण के सूचक में किसका उपयोग किया जाता है, तो लाइकेन का। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या किससे संबंधित रजिस्टर है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका आंध्र भूमियों पर रामसर स्थल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो देखिए कि रामसर जो स्थल होता है ये ईरान में एक जगह है, और वहीं पे पहली बार यहाँ पे बैठक हुआ था। इसीलिए देखिए कि जहाँ पे नमी युक्त जो भूमि रहता है उसे आंध्र भूमि बोला जाता है, और ऐसे भूमि अगर देखिए कि कठिनाई से गुजर रहा है या वो खत्म होने वाला है तो उसे रामसर स्थल में शामिल किया जाता है और उसका देख रेख किया जाता है। देखिए कि हर साल आपका 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखेगा, या विश्व आंध्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसी प्रजातियां जिनका अपने पर्यावरण पर उसकी संख्या के अनुपात में कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है, वो क्या उसे बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है कीओस्टोन प्रजाति, यानी मूलभूत प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए किसी जंगल में हिरन बहुत सारा है लेकिन उनमें टाइगर या बाघ कम होता है, लेकिन वर्चस्व इन्हीं लोगों का रहता है, तो ऐसे प्रजाति को कीस्टोन प्रजाति बोला जाता है। और ये आहार संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक रेखा है और इधर मान लीजिए कि आपका समुद्र है, तो ये समुद्र का पानी हो गया, और इधर मान लीजिए कि जुड़ा हुआ यहाँ पे आपका जंगल है, तो जंगल अलग पारिस्थितिक तंत्र हो गया और ये आपका जल वाला अलग पारिस्थितिक तंत्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि जंगल और ये जल दोनों मिल रहा है, तो यहाँ का इकोसिस्टम जो होगा, जैव विविधता बहुत ज़्यादा सघन होगा और बहुत ऊंचे होगा, तो ऐसे स्थलों को बोला जाता है इकोटोन। तो ये आप याद रखेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि इधर का भी इधर जीव मिलेगा, इधर का भी जीव मिलेगा,
तो 56 का राइट आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु औद्योगिक देश के लिए विधिक रूप से ये बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र जल पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये आपका फ्रेमवर्क बनाया गया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में अभी देखे ही हैं लोग ऊपर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है मानव गतिविधियों को संचालित करने हेतु उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है आपका कार्बन फुटप्रिंट बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्यतः किन से मिलकर बनता है? तो देखिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण जब होता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वाष्पीकृत कार्बन यौगिक होता है, और इसे भू-स्तरीय ओजोन और पैरासिटोलिएट नाइट्रेट जैसे द्वितीयक प्रदूषण का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ओजोन, पैरासिएटिलिट नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो जानते ही हैं कि ये आपका कहाँ पे है, इसके अंतर्गत ही आता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, और ये आपका पश्चिम चंपारण में है, तो ये याद रखेगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, हालांकि दूसरा का बन रहा है जमुई में, तो ये आपको याद रखना है, लेकिन अभी एक ही है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2014 के प्रारंभ में बिहार की निम्नलिखित में से किस आंध्र भूमि को रामसर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए कि 2024 में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, और कहाँ पे है? तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि प्रवासी पक्षी बहुत सारा आता है लोग यहाँ पे, तो उनके लिए ये आवास के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है। बिहार की टाल भूमियों अद्वितीय है क्योंकि ये निचली तस्तरी के आकार के गर्त और मानसून के दौरान जलमग्न हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए ताल भूमियाँ दक्षिण बिहार के मैदानी की एक प्राकृतिक विशेषता है। ये गंगा के दक्षिणी तट पे बक्सर से लेकर भागलपुर तक निचले स्तर में जब बाढ़ का समय आता है या कहे बरसात का समय, तो वहाँ पे जलमग्न हो जाता है और वहाँ पे एक गार्ड बना देती है ऊपर, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये ऊपर भी हम लोग समझे थे लोग। और इस क्षेत्र को देखिए कि दाल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दाल बहुत ज़्यादा होता है। एक जैसे कि गंगा नदी बिहार के बीच से गुजरती है, तो इसके 8-10 किलोमीटर दोनों तरफ जलमग्न हो जाता है, और ये देखिए कि बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ भूमि है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहे स्थान और उससे संबंधित देश या संघर्षित क्षेत्र। तो इसमें बताना है नार्गो काराबास। तो नार्गो काराबास देखिए कि आपका ये किन के बीच में संघर्ष का क्षेत्र था, तो अर्मेनिया और अजरबैजान हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइग्रे इथियोपिया का ये क्षेत्र है, अल हुदैदा ये यमन का है, और गाजा पट्टी फिलीपींस और इजराइल के बीच में। तो देखिए कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है हिम भूमि आकृति और उनके निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है कूट की सहायता से। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है सर की हिमनद अपर्दन द्वारा निर्मित एक कटोरे के आकार के गर्त होते हैं, जो कालांतर में जल से भरकर टर्न झील का निर्माण करते हैं। एकदम सही है, ये इस प्रकार का बन जाता है। तो कटोरा भी देखिए कि ऐसे ही रहता है। ड्रमलिंग सुव्यवस्थित वेल के आकार की पहाड़ियां है जो हिमनद टिल से निर्मित होते हैं और अतीत के हिमनद संचलन की दिशा को सूचित करता है। ये भी सही है, ये भी सही है। हिमोड अनिवार्य रूप से अपर्दन भू आकृतियां हैं जो घाटी की दीवारों को बर्फ के कटाव की क्रिया द्वारा निर्माण होता है।
ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका पिघलने से निर्माण होता है, ना कि कटाव से। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रास्ट स्थलकृति तथा चूना पत्थर निर्मित स्थल रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कि जो पर्वतीय क्षेत्र होता है और वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो नमी के कारण ये बनना ऐसे ऐसे लटक के बनना स्टार्ट हो जाता है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। प्रथम में दिया गया है कि काष्ठ स्थल रूप मुख्यतः कार्बनीकरण की रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, एकदम सही है। स्टेलाइट वे कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेप है जो गुफा की छत से ऊर्ध्वाधर विकसित होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। युवा युवाल बड़े लंबे गर्त होते हैं जो अनेक छोटे सिंक होल के आपस में मिलने से बनते हैं, ये भी आपका सही है। ये आपका देखिए कि ऐसे कटोरा के आकार का होता है लोग, और बहुत चारों तरफ से पर्वतों से इसमें आके पानी मिलता है, तो उसी को बोला जाता है यूराल। ये स्थल रूप उन क्षेत्रों में सर्वाधिक विकसित होते हैं जहाँ पे मोटी बेहतर संयुग चूना पत्थर संरचनाओं के विकास के साथ अधिक वर्षा होती है, तो ये आपका सही है। तो 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में याडंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, याडंग मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपर्दन द्वारा निर्मित स्थल रूप है, तो ये आपका सही है। इसमें प्रमुख पवन दिशा के समानांतर स्थित क्रमिक रूप से कटक और गर्त पाए जाते हैं, ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नजीजन्य स्थल रूपों और उनके प्रकारों का सुमेलित करना है। ये स्थल रूप है जो नदी के द्वारा बनाया जाता है और ये आपका उसका उदाहरण है। तो इसमें देखिएगा, आपका इधर देखना पड़ेगा, 1 मिनट। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कितना इसमें सही है। तो गर्त ये अपर्दन के कारण बनता है, एकदम सही है। और देखिए कि प्राकृतिक तटबंध निक्षेपणात्मक के द्वारा बनता है, ये भी सही है। जो कूड़ा करकट आता है जब वो निकलता है तो वहाँ पे एक प्राकृतिक तटबंध बन जाता है। गोखुर झील देखिएगा कि ये आपका अपर्दन और निक्षेपण के कारण बनता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि 3 युग में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतीय भू आकृतियाँ और उनके उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि इसमें दिया गया है ब्लॉक पर्वत, ये आपका वर्सेज फ्रांस, ये आपका सही है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका में है, ये भी सही है। अवशिष्ट पर्वत ये अरावली है जो कि घिस चुका है और सबसे पुराना भी है, तो ये भी आपका सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेडिनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग थी। तो भारत का रैंकिंग देखिए कि 36वां था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 2022 में देखिएगा कि 48वें स्थान पे था, लेकिन अभी 36वें स्थान पे है। अमल सांडू चीकू, जिसे वर्ष 2025 में भौगोलिक उपदर्शक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि ये आपका गुजरात से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो आप भी जानते हैं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में, क्योंकि देखिए कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, सहकारी टैक्सी किससे संबंधित है? तो देखिए कि सहकारी टैक्सी एक सहकारी टैक्सी सेवा जिसमें चालक पंजीकरण कर सीधे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि यह पहल दोपहिया वाहन, टैक्सी, रिक्शा और
4 पहिए वाहन में पंजीकृत किए जा सकते हैं और सहकारी टैक्सी समिति के सदस्य चालकों के बीच अधिकतम लाभ का सम्मान वितरण होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मत्स्य 6000 क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका गहन समुद्री अन्वेषण हेतु मानव संचालित पनडुब्बी वाहन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पंचायत अंतरंग सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका कौन सा हो जाएगा। तो रूपरेखा हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, वित्त हो जाएगा, कार्मिक हो जाएगा, क्षमता निर्माण, उत्तरदायित्व, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अखिल भारतीय समय उपयोग सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिएगा कि क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सही है ये बताना है। पहला में दिया गया है कि वर्ष 2024 में पुरुष ने घरेलू सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में महिलाओं की तुलना में अधिक मिनट व्यक्त किए। ये आपका गलत हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा ज़्यादा व्यतीत किया गया था, यानी बिताया गया था समय। अगला है, रोजगार और संबंधित गतिविधियों में पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में अधिक समय व्यतीत किए हैं। ये आपका सही हो जाएगा। रोजगार संबंधित गतिविधि में पुरुष ज़्यादा मेहनत करता है लोग, तो ये आपका सही है और पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, न्यूकुम यूलो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। और देखिए कि न्यूक जिसका अर्थ भूमि या पृथ्वी और कुंभ जिसका अर्थ सामूहिक या एकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1325 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये देखिए कि महिला शांति और महिला सुरक्षा से ये संबंधित है। तो ये आप याद रखिएगा 1325 किससे संबंधित है? तो महिला शांति और महिला सुरक्षा से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोल कन्वेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम, तो ये याद रखिएगा, भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, इसका फुल फॉर्म होगा स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का आयोजन किया गया और इसमें ये शामिल हुए प्रधानमंत्री। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी बिहार किस नदी तंत्र के संगम पर स्थित है? तो ये आपका कमला, करे और कोसी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछेगा, तो दरभंगा में है। तो ये आप याद रखेगा, कमला, कले और कोसी नदी। 80 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वृष्टि वाला क्षेत्र होने के साथ साथ उत्तरी सीमा पर तराई मृदा प्रचुरता से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षेत्र दूसरा का उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये आपका देखिएगा कि जल संरक्षण, हरित आवरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। तो ये आप याद रखेगा, जिसमें वृक्षारोपण, भूजल भरण, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ शिखर और सम्मेलन दिया गया है, इधर दिया गया है विषय और उसका परिणाम। तो चलिए मिलान किया जाए। पहला में दिया गया है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, इसका आपका हो जाएगा एजेंडा 21 से ये संबंधित है। दूसरा में दिया गया है पेरिस समझौता 2015, ये आपका राष्ट्रीय स्तर पे अभिनिर्धारित योगदान से संबंधित है।
और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। Rio20 2012 द फ्यूचर वी वांट इसका परिणाम था, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। और अभ्यारण्य दिया गया है विक्रमशिला अभ्यारण्य, ये आपका तो भागलपुर में है। तो इसमें देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, एक तरफ संबंधित जिला और विशेषता दिया गया है। तो इधर देखिएगा देखिए विक्रमशिला अभ्यारण्य जो है ये आपका गंगा डॉल्फिन हेतु भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है। तो एक का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। भीम बांध अभ्यारण्य, तो एक का आपका 2, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बी का देखिएगा कि भीम बांध अभ्यारण्य ये किससे संबंधित है? तो भूतापीय गर्म जल के झरनों के लिए ये जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 3। और कैमूर अभ्यारण्य देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा, किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया गया है कैमूर और रोहतास जिले में स्थित है। और पंत राजगीर अभ्यारण्य, तो ये नालंदा जिले में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें भी मिलान करने के लिए दिया गया है पारिस्थितिकी और पिरामिड आकृति, उसके बारे में बताना है। तो पहला देखिएगा घास के मैदान में ऊर्जा प्रवाह, ये आपका हो जाएगा सदैव ऊर्ध्वाधर ये प्रवाह होता है। समुद्री पारितंत्र में जयभर, ये आपका देखिएगा कि ये आपका उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये आपका मान लीजिए कि समुद्र हो गया, ये आपका पानी रहेगा, तो ज़्यादातर जीव आपका ऊपर पाया जाता है, नीचे नहीं पाया जाता है। तो इसका आकार तो ऐसे बनेगा, तो ऊपर ज़्यादा जयभर रहेगा, तो ये उल्टा ही कहलाएगा ना। तो बी का आपका 2 हो जाएगा, सॉरी बी का आपका 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। तो एक का एक, और इसका ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। एकल वृक्ष तंत्र में देखिएगा कि ये आपका होता है संपीड़न आकार या धनुवर्ती होता है। इसमें भी देखिए कि ऊपर ज़्यादा जयभार होता है। इसके बाद वन परितंत्र में जयभार ये सीधा होता है, तो डी का आपका 4th हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इधर चक्र दिया गया है और इधर प्राथमिक प्राकृतिक भंडार दिया गया है। तो मिलान करना है, तो चलिए मिलान किया जाए। पहला में दिया गया है कार्बन चक्र, तो देखिए कि कार्बन चक्र ये महासागर या बिलियन CO2 से संबंधित है। तो ये आपका 1 का 3 हो जाएगा, तो 1 का 3, तो ये कट गया और ये भी कट गया। नाइट्रोजन चक्र ये अवसादी चट्टानें और फास्फेट से संबंधित है, नहीं ये नाइट्रोजन चक्र है। तो ये आपका देखिए कि ये आपका वायुमंडलीय गैसीय नाइट्रोजन हो जाएगा, तो बी का 2 हो जाएगा। फास्फोरस चक्र आपका अवसादी चट्टान या फास्फेट से हो जाएगा। जल चक्र देखिए कि हिमनद और बर्फ की चोटियाँ होता है, तो बी का आपका 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा का तरफ राज्य या उसका विशेषता के बारे में बताया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें सही सुमेलित चुनना है। तो पहला में देखिएगा कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये मोलेम राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा के पश्चिमी घाट परितंत्र हो जाएगा, ये आपका एकदम सही है। बालफ्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये आपका मेघालय में है और सतत पवनों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका सही है। केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो देखिए कि ये आपका मिजोरम में नहीं, ये आपका मणिपुर में है, तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। और विश्व का एकमात्र ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका गलत हो गया। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ टाइगर रिजर्व और एक तरफ स्थान दिया गया है, तो इसमें मिलान करना है।
तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है गुरु घसीटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 53वां राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में है, एकदम सही है। उसके बाद दिया गया है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ेगा, ये भी सही है। रामगढ़ विषधारी, ये देखिए कि मध्य प्रदेश चंबल के क्षेत्र में दे रहा है, ये मध्य प्रदेश नहीं होगा। रामगढ़ विषधारी ये आपका राजस्थान हो जाएगा, तो ये गलत है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अभिसरण और प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखा जाए इसमें कौन सा सही है। पहला में दिया गया है वियना अभिसरण, ओजोन परत पर संरक्षण, एस्बेस्टस के उपयोग का विनियम, ये आपका एकदम सही है। देखिए ओजोन परत से ये संबंधित है। और दूसरा में दिया गया है मिनी मात्रा अभिसरण, ये आपका हो जाएगा एस्बेस्टस के उपयोग का विनियम, ये भी आपका सही है। देखिए कि ये आपका एक पारा युक्त प्रदूषण होगा, तो ये आपका एवेस्टर्न उपयोग का विनियम दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। मिनीमाटा जो संबंधित है ये पारा से संबंधित है, जो पारा युक्त प्रदूषण से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो गया। और साइट्स देखिएगा, ये वन जीव संकटग्रस्त प्रजातियों से और अवैध व्यापार से नियंत्रण करने के लिए ये है संस्था, तो ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। नवीनतम रामसर स्थल 2024, और ये राज्य दिया गया है, तो ये बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। पहला में दिया गया है अघानीसिनी ज्वारामुख, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, ये आपका एकदम सही है। अंक समुद्री पक्षी संरक्षण, ये तमिलनाडु, देखिए कि ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नागी और नकटी पक्षी विहार, ये बिहार के जमुई में है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि प्राथमिक अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जहां पूर्व में न तो मृदा होती है और न ही कोई जीवित जीव विद्यमान होता है, जैसे कि नवीन लावा प्रवाह, तो ये आपका एकदम सही है। द्वितीय अनुक्रम देखिए कि सामान्यतः प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में अधिक तीव्र होता है, क्योंकि इसमें मृदा तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ पहले से विद्यमान होते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि एल्बिंडो प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एल्बिंडो प्रभाव के बारे में हम आपको ऊपर समझाए हैं, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ देख लिया जाए। आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने से पृथ्वी का एल्बिंडो कम हो जाएगा, जिससे धनात्मक प्रतिपुष्टि लूप के माध्यम से और अधिक गर्मी बढ़ती है, तो ये तो आपका एकदम सही है। ताजी बर्फ का एल्बिंडो प्राकृतिक सतहों में सबसे निम्न होता है, अर्थात ये अधिकांश सौर विकिरण को अवशोषित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। निम्न नहीं होता है, ये आपका अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अच्छा, एल्बिंडो प्रभाव क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर या कोई भी चीज़ पर टकराता है, तो ये रिटर्न चल जाता है, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, महासागरीय अम्लीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन के या गलत कथन देख लिया जाए, इनमें से चुनाव करना है, तो सही कथन ही। पहला में दिया गया कि यह मुख्यतः वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अवशेष के कारण होता है, जिसमें समुद्री जल का pH मान कम होता है, एकदम सही है। अम्लीयता में वृद्धि से कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे प्रवालों के लिए अपने कंकाल का निर्माण करना अधिक आसान हो जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। आसान नहीं होगा, कठिन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, इसमें देखिएगा 1 सही है, तो ए में दिया गया है 1, तो ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुपोषण यानी कि ज़्यादा जब पोषित हो जाता है पेड़ पौधा, तो देखिए कि यूनिट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सही है ये बताना है। तो पहला में दिया गया है कि सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन जल
निकायों में पोषक तत्वों के संवर्धन की वह प्रक्रिया है जो मानव गतिविधियों जैसे कि उर्वरक अपवाह के कारण तीव्र हो जाती है। ये आपका एकदम सही है। दूसरा का में देखिए कि यूट्रोफिकेशन झीलों में मछलियों के मृत्यु का प्राथमिक कारण नाइट्रेट और फास्फेट की मछलियों पर प्रत्यक्ष विषाक्तता होता है। प्रत्यक्ष नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्ट तो होता ही होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, जैव संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए पहला में दिया गया है कि ये ऐसे जीव या समुदाय होते हैं जिनकी उपस्थिति या व्यवहार किसी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एकदम सही है। स्टोन फ्लाई के निफो का उपयोग जल धाराओं में उच्च घुलित ऑक्सीजन तथा निम्न जैविक प्रदूषणों के संकेतक के रूप में किया जाता है। ये भी सही है। मॉस देखिए कि मॉस का उपयोग वायुमंडल से होने वाली भारी धातुओं के निक्षेपण की निगरानी हेतु किया जाता है। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर, कार्बन पृथक्करण। कार्बन पृथक्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला में दिया गया है, यह भूमंडलीय तापन को कम करने हेतु वायुमंडलीय CO2 के दीर्घकालीन भंडारण की प्रक्रिया है। ये भूतापीय को बढ़ा देता है, कम नहीं करता है। ब्लू कार्बन से आशा है स्थलीय जलों और घास के मैदानों द्वारा पृथक किए गए कार्बन। ब्लू कार्बन ये आपका सही नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि ये आपका समुद्री कार्बन के बारे में बात हो रहा है, तो ये गलत है। प्रत्यय तेल एवं गैस भंडारों का उपयोग भूवैज्ञानिक कार्बन पृथक्करण के लिए किया जा सकता है। ये आपका सही है। तो देखिए कि केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, इसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को औद्योगिक पूर्वावस्था से 2 डिग्री से काफ़ी नीचे सीमित करना है। तो ये आपका देखिए कि 1.5 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास करना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन पर एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो ये देखिए कि ये आपका ये बाध्यकारी संधि तो है ही, तो ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए तीसरा का, इस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक देश को अपने स्तरीय पर निर्धारित योगदान करने, उनकी योजना बनाने तथा नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ये भी आपका सही है। इस समझौते ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्राथमिक ढांचे के रूप में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का स्थान ले लिया है। ये आपका गलत हो जाएगा। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का स्थान नहीं लिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग हो जाएगा, वो आपका ओजोन परत से संबंधित है। तो देखिए कि 1, 2, 3 तीन सही है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष उपयोग अधिकांश जीवित जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता है। एकदम सही है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु दलहनी पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। ये भी आपका सही है। बिजली चमकने की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, जो वर्षा के माध्यम से मिट्टी में पहुंचती है। ये भी सही है। देखिए कि नाइट्रीकरण मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट को पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। ये भी आपका सही है। तो देखिए कि ये चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका मिलान करना है। एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है और एक तरफ क्षेत्र या उसका देश दिया है। तो ये बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ का है। तो देखिएगा कि आपका माउंट कर्नालाओ ये कहाँ पे है, तो ये फिलीपींस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सुनधुनुकर ये आपका आइसलैंड हो जाएगा। माउंट लेवोटोविकी लाकी ये आपका देखिएगा
कि ये आपका कहाँ पे है, तो ये इंडोनेशिया में है। और माउंट एटना तो जानते ही हैं कि ये इटली में है, तो इस पर का राइट आंसर बी सही हो जाएगा। 98 के बाद अगला क्वेश्चन है, 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वडाती बेनिऑफ जोन भूकंपीय भूकंपीयता का एक समतलीय क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक वातावरण से संबंधित है। तो थोड़ा सा हम आपको समझा दें, उसके बाद आंसर देखा जाएगा। तो जिसे पृथ्वी जो बना होता है, पृथ्वी के अंदर देखिए कि बहुत सारा क्लस्टर ऐसे प्लेट के रूप में बना होता है, सभी का अपना अलग अलग घनत्व तापमान होता है। तो जब यहाँ पे केंद्र के आसपास में जब गैस बनेगा तो गैस निकलेगा, तो एक प्लेट दूसरा का प्लेट पे चढ़ जाता है और कोई प्लेट नीचे धस जाता है, तो वहाँ पे देखिए कि भूकंप महसूस किया जाता है। और इस प्रकार के भूकंप को देखिएगा कि अधोगामी महासागरीय भूपट्टी वाला अभिसरण क्षेत्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिक भूकंप भी बोला जाता है, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन बताना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, यह एक मौसमी जेट धारा है जो केवल दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान विद्यमान होता है। तो देखिएगा, ये एक मौसमी और क्षोभ मंडलीय जेट स्ट्रीम है जो दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान तिब्बत के पठार के अत्यधिक गर्म होने के कारण ये विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला तो ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा का देखिएगा, इसका निर्माण गर्मियों में तिब्बत के पठार के अत्यधिक गर्म होने से होता है, तो ये आपका सही है। इसकी स्थिति तीव्रता का भारतीय मानसून वर्षा की तीव्रता से प्रत्यक्ष संबंध है, ये भी आपका सही है। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेलोक्लाइन जल निकाय के भीतर एक ऐसी परत है जहां क्या होता है, जहां गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तल पर पाए जाने वाले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मुख्यतः किस खनिज संयोजन से बने होते हैं। तो ये आपका बना होता है मैग्नीज, आयरन, निकेल और कोबाल्ट से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल रूप हिमनद के पिघले जल के निक्षेपण से निर्मित एक व्युत्क्रम ऊंचाई विशेषता है। तो ये आपका देखिएगा कि स्कर जो बनता है, देखिए कि आपका पत्थर का ये बना होता है जो बार बार वहाँ पे समुद्र का पानी टकराता है, तो ये प्लेट के जैसा निर्माण हो जाता है, तो उसे स्कर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलुविएशन एलुवेशन खनिजों का अधिगमी निस्खलन की प्रक्रिया मुख्य रूप से मृदा के किस संस्करण में होता है। तो जो मृदा होता है, जैसे एक मान लीजिए कि ये पेड़ है, तो देखिए कि जब मृदा होता है तो उसको 3-4 भागों में बांटा गया है, उसका नाम दिया गया है ए बी सी ऐसे करके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये ए संस्करण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि 9 डैश लाइन एक विवादित समुद्री सीमा दावा है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए कि ये दक्षिण चीन सागर से ये संबंधित है, और ये चीन के द्वारा ये 9 डैश लाइन पे अपना कब्जा माना जाता है, और वो बताता है कि इतना क्षेत्र हमारे अंदर अंतर्गत आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जारवा एवं सेंटेलिज जनजातियों जो अपने एकांतवास और नेग्रेटिव वंश के मूल के लिए जानी जाती है, मूल निवासी कहाँ की है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि ये अंडमान निकोबार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि जो जारवा और सेंटेलिज जनजाति है लोग, ये भी आज से 2-3 हजार पहले जैसे आदि मानव रहता था लोग, आज भी ये ऐसे ही रहता है लोग और जीवन यापन करता है लोग। ये अभी पूरी दुनिया से कटा हुआ है लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 107 नंबर, अधिविष्ट वतग्रा वताग्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परिघटना के अंतिम चरण के दौरान होता है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए कि आपका हो जाएगा बहिरुष्ण कटिबंधीय यानी शीतोष्ण चक्रवात के समय ये होता है उसके अंतिम चरण में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि जितना क्वेश्चन ये सब है, ये सब आपका एनसीईआरटी 11th का अगर किताब पढ़िएगा तो ये सब एक एक क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा।
11th और 12th का जरूर भूगोल पढ़ लीजिए, वहीं से सारा क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है दृष्टि आईएएस में, या एग्जाम में पूछ भी रहा है तो उसको जरूर पढ़ना है। जितना ये सब महासागर का या समुद्र का या मिट्टी के बारे में बात हो रहा है, स्ट्रक्चर का, सभी आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ऐसे कोई भी किताब पढ़िएगा तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, अभी भी समय है, पढ़ लीजिए। देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर के करेवा जफरान यानी कि केसर की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो ये एक मिट्टी का प्रकार है करेवा, जो कि देखिए जम्मू कश्मीर के घाटी में पाया जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये आपका कहाँ पाया जाएगा या क्या होगा, इससे पूछा जा रहा है। तो ये देखिएगा कि प्लेट स्टोनिस्कार के सरोवर निक्षेप से बना है, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो करेवा मिट्टी है ये प्राचीन काल में बना हुआ है और वहाँ पे केसर का खेती होता है। तो देखिए कि जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, या कहें कि एकाधिकार इसी को प्राप्त है। केसर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो वर्त्रकांग खाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, इसमें पूछा जा रहा है वर्ष 2025 में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये राजेश उन्नी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है प्रतिष्ठित फ्रेड रेटिगन सेंडर मास्टर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। प्रतिष्ठित फ्रेड रेगी गटन सेंड मास्टर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। देखिए कि रेत से बहुत अच्छा ये मूर्ति तैयार कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किनके द्वारा लिखा गया है, तो एएस दुलत के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HEADLD एहिल्ड पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये देखिएगा कि आपका यकृत के प्रति जागरूकता और शराब संबंधी यकृति रोग से ये उसके रोकथाम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका बीजिंग जो घोषणा है ये लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कमांड एवं विकास जल प्रबंधन आधुनिकीकरण योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत एक उप योजना है, तो ये आपका देखिए किसके अंतर्गत आता है और किसका ये उप योजना है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि इसका उद्देश्य है किसानों का सिंचाई बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, और इसके लिए 16,000 करोड़ आवंटन भी किया गया है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय तंबाकू बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो देखिए कि ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और ये आपका काम करता है तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत इसका स्थापना किया गया है। ये आपका हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये याद रखिएगा तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 स्थापित किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक अभियांत्रिक मूल्यांकन समिति एक है, यानी कि ये क्या है, तो ये आपका है वैधानिक समिति। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। रमेश चंद्र पैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित किया गया है, उससे संबंधित है। पहले 2011-12 ये वर्ष था, लेकिन अब देखिए कि ये 2022-23 वर्ष कर दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय देखिए कि लंदन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि ये एक गैर लाभकारी संस्था है और 1987 में इसका स्थापना किया गया था। और देखिए कि क्यों स्थापना किया गया था, तो स्वर्ण के उपयोग और मांग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये राइट आंसर बी सही हो जाएगा। मिलाकोचित चक्र पृथ्वी की कक्षा में दीर्घकालीन परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित में से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये देखिए कि हजारों वर्ष में हिम युग की शुरुआत और वापसी से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केरल तट की मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व का प्राथमिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थोरियम का। देखिए कि थोरियम उत्पादन में थोरियम भंडारण में केरल प्रथम स्थान पे है, या कहें कि एकाधिकार उससे प्राप्त है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश की प्राथमिक स्थलकृतीय विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। एक्सफोलिएशन ड्रोम्स एक्सफोलिएशन ड्रम्स का निर्माण मुख्यतः किसका परिणाम है? तो इसका देखिए कि आपका अपवर्तन के माध्यम से अनवारण या दाब में कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हाल के पर्यावरणीय अनुसंधान के संदर्भ में ग्रीनलैंड में प्रोजेक्ट आइसवर्म वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो इसका कारण देखिएगा, यह पिघलती बर्फ के कारण जोखिम में पड़ा एक शीत युद्धकालीन अनुप्रयोग परमाणु बेस है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ग्रेट इथोपियन रेनेसा बांध ग्रेट इथोपियन रेनेसा बांध जो वर्तमान में एक प्रमुख भू राजनीतिक संघर्ष का बिंदु है, किस नदी पे निर्मित है या किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू नील पे बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, नितजामिन कॉरिडोर हाल ही में स्थापित एक सामरिक सैन्य और भौतिक बफर जोन है जो किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये देखिएगा कि ये आपका उत्तरी और दक्षिणी गाजा का विभाजक बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गाजा देखिए कि बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, न्यूज में है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम एशियाई भू राजनीति के संदर्भ में ब्लू लाइन निम्नलिखित में से किसके बीच मान्यता प्राप्त सीमांकन रेखा के रूप में भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इजराइल और लेबनान। तो ब्लू लाइन ये इजराइल और लेबनान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड में एक निष्क्रिय स्ट्रोबोल्केनो माउंट तारानाकी निम्नलिखित में से किस विशिष्ट कारण से हाल ही में समाचार पत्रों में था? तो देखिए कि ये समाचार पत्रों में किस कारण से था? तो इसका कारण हो जाएगा, इसे विधिक व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है, जिससे वही अधिकार है जो एक मनुष्य को प्राप्त है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, और ये न्यूजीलैंड से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल के महीनों में निम्नलिखित में से कम ऊंचाई वाले प्रशांत प्रवाल द्वीप राष्ट्र ने बढ़ते समुद्री जल स्तर को विस्थापित अपने नागरिकों के लिए एक विशेष प्रवासन मार्ग सुरक्षित करने के क्रम में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय संधि पे हस्ताक्षर किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर है तुवालू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तुवालू देखिए कि कम ऊंचाई वाला एक पॉलिनेशियाई द्वीप राष्ट्र है, जिसके समक्ष वैश्विक तापमान में वृद्धि और समुद्र के जल स्तर की त्वरित वृद्धि से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया है। इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, विजिमम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पल सीपोर्ट जो भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, कहाँ अवस्थित है? तो ये देखिए कि आपका अवस्थित है तिरुवनंतपुरम में, केरल में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जुरू पहल एक विशुद्ध अंतर्राज्यीय परियोजना के रूप में नामित है, जो पूरी तरीके से बिहार राज्य के मैदानी क्षेत्र में क्रियान्वित है और यह अतिरिक्त मौसमी जल को महानंदा बेसिन में स्थानांतरित करने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोसी मेंच लिंक परियोजना से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय क्षेत्र में सामान्यतः समुद्री जल का उच्चतम वार्षिक सतही तापमान दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विषुवतीय रेखा के थोड़ा उत्तर लगभग 5 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री 5 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री उत्तर के बीच में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन जनित गंभीर सूखे के कारण चर्चा में रही करीबा झील, जिसका जल स्तर रिकॉर्ड स्तर तक कम होने से क्षेत्रीय जल विद्युत उत्पादित बाधित हुआ है, किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये देखिए कि आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामरिक पर्वतीय धारा जम्मू और कश्मीर में स्थित पृथक गुरेज घाटी को कश्मीर की मुख्य भूमि से जोड़ता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजदान दारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मल्टी स्टेट अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट
के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित पारिस्थितिकी कॉरिडोर से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्णतः पृथक किया गया है? तो ये आप जरूर याद रखिएगा, अरावली ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका पंजाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से ये संबंधित है। यदि कोई जहाज इंटरनेशनल डेडलाइन को अमेरिकी तट से एशियाई तट की ओर सीधे पश्चिम दिशा में पार करती है तो उसे अपने कैलेंडर में किस प्रकार का समायोजन करना पड़ेगा? तो देखिएगा कि थोड़ा सा अगर आप मैप पढ़े रहिएगा तो ये आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कैलेंडर को पूरे एक दिन आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मेरी टाइम जो लाइन होता है तो पूर्व के तरफ जाने में एक दिन आपका एक दिन ग्रेन होता है और पश्चिम के तरफ जाने पर एक दिन का लॉस होता है। तो ये सोमवार से मंगलवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ स्थित निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तुगंता वाला पर्वतीय दायरा सैन्य टुकड़ियों के लॉजिस्टिक में सुधार के लिए एक सर्व मौसम रणनीतिक सड़क के निर्माण के कारण चर्चा में रहा? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि ये कुगना ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है वह कौन सी निक्षेपण समुद्री स्थलकृतियां है जो रेत या बजरी की एक पतली कटक के रूप में होती है, जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से लगा होता है और दूसरा सिरा ज्वारमुख अथवा खुले समुद्र की ओर स्वतंत्र रूप से निकला रहता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। किस तटीय शहर को ऐतिहासिक रूप से अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बार बार आने वाला भी क्वेश्चन है। ये आपका कोची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कोची केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए कि म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश तो करता ही है, मिजोरम भी करता है, मणिपुर भी करता है, नागालैंड भी करता है, सिक्किम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, जोजिला दारा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो देखिए कि जोजिला दारा आपका जास्कर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पे 10 दिया गया है और यहाँ पे 7 का 55 दिया गया है। तो 7 का 55 दिया गया है, तो कैसे ये पूछा जा रहा है कि कैसे ये हो जाएगा? तो एक चीज़ देखिए कि 7 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 49, और 49 में आपका 6 जोड़ा गया है, तो एक कम जोड़ा गया है। तो इससे ये ऐसे हो सकता है कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए कि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, और 100 में 9 जोड़ेंगे, एक कम जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम विकल्प चुनना है इसमें से। तो देखिए 37, 87, 59 और 47 दिया है। विषम इसमें से कौन है? 87 हो जाएगा। देखिए कि ये तीनों अविभाज्य संख्या है, ये विभाजित नहीं होता है। 87 आपका 29 से विभाजित हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। 202, 231, 240, 249 यहाँ पे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा? तो आगे देखिएगा कि आपका यहाँ पे कितना जुड़ा है? यहाँ पे 9 जुड़ा है, यहाँ पे आपका 9 जुड़ा है, और यहाँ पे 9 जुड़ा है, यहाँ पे 9 जुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, 258। बहुत इजी क्वेश्चन सेट किया गया है। अब देखिए कि 144 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास क्या आएगा? तो देखिएगा कि यहाँ के 6 दिया गया है और 16 दिया गया है, उसके बाद 44 दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे ये आपका क्या हो जाए, ये आप बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, 58 हो जाएगा। ई और डी को 400 के रूप में कटिबद्ध किया गया है, डी और ए सी को 144। उसी कूट भाषा में बी बी सी को क्या हो जाएगा? तो देखिए कि ये आपका ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 5 में और 4 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। वैसे ही देखिए कि 2 इंटू 2 इंटू 4, तो 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? तो 106, ये 14 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 144। अच्छा देखिएगा, 2 दूनी 4,
और अच्छा ये 3 है, सॉरी ये हम 4 लिखे हैं, 3 तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 का स्क्वायर 144, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर, आम का यहाँ पे क्या होगा, नींबू का संतरा दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि आम का क्या होगा, तो आम का एवोकाडो हो जाएगा। देखिए कि नींबू जो होता है उसके बीच में छोटा छोटा ऐसे बीज होता है, आम जो होता है उसमें एक बड़ा बीज होता है, बाकी तरबूज केला पपीता में ये छोटा होगा, एवोकाडो में देखिए कि एक ही बीज बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सीटिंग अच्छा 5 किलोमीटर पैदल चल के विद्यालय पहुंचता है, तो ये देखिए कि आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये आप पढ़िएगा और बना लीजिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये पूर्व में 10 किलोमीटर। वहीं पे देखिए 149 नंबर क्वेश्चन है और ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, तो सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। और देखिए कि ये आपका वर्ष 1946 का प्रथम दिन शनिवार था, तब वर्ष 1947 का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो देखिए कि ये रविवार हो जाएगा, ये अभी आप निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पे आपका ये दृष्टि आईएएस का 10वां टेस्ट समाप्त हो रहा है। इसके बाद 11 नंबर टेस्ट देखेंगे लोग, तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें देखिए मैथ अच्छा खासा पूछता है, लेकिन इस कोई भी टेस्ट में मैथ हम देख रहे हैं कि सेटे नहीं कर रहा है लोग, रीजनिंग इजी इजी सेट कर दे रहा है लोग, जबकि मैथ का 4-5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है और पूछते आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सेट कर रहा है लोग, तो इसीलिए ये रीजनिंग हम छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद जय भारत।